मैं अपना छोटा-सा बैग लेकर के आज स्टेशन पहुँच चुका और मुझे देर हो गई थी। हमने सोचा कि हमारी ट्रेन तो छूट ही जाएगी, क्योंकि मैं सुबह सो कर के लेट उठा था। फटाफट तैयार होकर के बैग उठाया और स्टेशन की तरफ भगा। लेकिन जब स्टेशन पर पहुँचकर देखा तो वो गाड़ी साढ़े 3 घंटा लेट थी। तो हम कहा अब इतना टाइम कहाँ कि घर जाएँ फिर वापस आएँ, और स्टेशन जो है वो यात्रियों से भरा हुआ था। एक टेबल पर थोड़ी सी जगह खाली थी तो मैं वहां जाकर बैठ गया टेबल पर। तो टेबल पर भी एक औरत बैठी हुई थी, उसके साथ में 2 बच्चे थे। तो धीरे-धीरे बातचीत करते तो उस औरत से तो हमारी पुरानी जान-पहचान निकलने लगी। और पुरानी जान-पहचान ये थी कि हम और वो सरिता, उसका नाम सरिता था, दोनों छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक साथ ही साथ पढ़े। 10वीं के बाद में वो स्कूल चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो 10वीं क्लास तक स्कूल था। तो हम अलग चले गए, वो अलग चली गई। इस बात को तकरीबन 47-48 साल बीत चुके थे, और 47-48 साल में क्या से क्या गुजर जाता है, क्या से क्या बीत जाता है, ये तो आप स्वयं जानते हैं। 47-48 साल का सफ़र बहुत लंबा होता है। इतने सालों बाद तो शरीर में ढेर सारा परिवर्तन हो जाता है। तब हमारे भी काले-काले बाल थे, मुलायम सा चेहरा था, चेहरे पर अलग रौनक थी। अब अब बात कुछ और हो गई है। लेकिन सरिता से बात करते मैं फिर वहीं लौट गया। कहाँ लौट गए? जब हम छठी से 7वीं क्लास में वहाँ पढ़ते थे, तो सरिता बहुत अच्छी लड़की थी। देखो, उसको हम चाहते बहुत थे, वो भी मुझे बहुत चाहती थी भाई। लेकिन चूँकि वो उम्र प्यार करने की थोड़ा होती भाई, वो तो उम्र पढ़ाई करने की होती थी। उस समय में तो भाई, हमारे ज़माने में तो प्यार का मतलब ही लोग नहीं समझते थे। बस यही समझते हैं कि भाई वो मुझे अच्छी लगती थी, और जब वो स्कूल नहीं आती थी तो हम भी पूछते थे कि यार सरिता नहीं आई, सरिता नहीं आई। और बाई चांस कभी एब्सेंट मैं हो जाता था तो वो लड़के बताते थे, यार वो सरिता तुम्हें पूछ रही थी, सरिता तुम्हें पूछ रही थी। शायद यही प्यार है। तो सरिता क्या करती थी कि जैसे हम कोई चीज़, हम लिखने में थोड़ा किचिर-पिचिर करते थे। मुझे लिखना जो है उतना अच्छा नहीं आता था, बहुत धीरे-धीरे लिखते थे हम। तो वो कहती थी अपनी कॉपी हमको दे दो, तो उसको अपनी कॉपी हम दे देते थे, और वो हमारा जो है सारा लिखाई-पढ़ाई काम कर देती थी वो। और उसके बाद में नीचे हम अपना साइन बना देते थे, जब मास्टर सामने ले जाते थे दिखाने के लिए, तो नीचे अपना साइन कर देते थे। तो मास्टर बोलते भी थे कि भाई, लिखते तुम किस तरह हो और अपना साइन किस तरह बनाते हो? तो मैं बोलता था, साहब साइन तो इसी तरह बनाया जाता है ना, आप भी देखो टिक लगा करके वो किस तरह साइन मार देते हो, कोई पढ़ ही नहीं पाता है, तो साइन तो टेढ़ा-मेढ़ा ही बनता है ना। तो मास्टर हँसने लगते थे। सरिता से बात करते बहुत ढेर सारी बातें हुई कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है, और कहाँ जा रही हो? तो सरिता ने ये बताया कि हम जो है अपने ससुराली जा रहे हैं, कानपुर। और अभी हमारे दादी एक्सपायर हो गई थी, तो उनको मैं देखने आई थी। अब उनका क्रियाक्रम 13वीं-10वां सब हो गया है, तो मैं अब अपने यहाँ जा रहे हूँ। तो उससे बात करने में वो 3 साढ़े 3 घंटे का समय ही बीत गया भाई, पता नहीं लगा। पता ही नहीं लगा कि हमारे जो गाड़ी इतनी लेट है। इतने में वो घंटी बजने लगी, गाड़ी आने वाली थी। तो हमने कहा, सरिता अब तो गाड़ी आने वाली है, अब जाओगी कहाँ?
तो वो बोली कि हम उन्नाव जाएंगे। तो हमने कहा उन्नाव तो हमें भी जाना है। उन्नाव में हमारी बुआ ब्याही हुई है, तो बहुत दिन हो गए हैं बुआ से मुलाकात किए हुए, तो हमने सोचा कि चलो आज हम बुआ से मुलाकात कर लेते हैं। क्योंकि दिल्ली चले जाओ ना, फिर वहां से आओ 2-4-10 दिन के लिए छुट्टी आओ तो घर पर ही व्यतीत हो जाता है, बुआ से नहीं मिल पाते हैं हम। तो इस बार टाइम निकाल करके हमने सोचा कि हम बुआ से मिल ही लेते हैं। तो सरिता बोलने लगी कि आप दिल्ली में काम करते हैं। हम कहा हाँ, दिल्ली में हम जो है एक छोटी मोटी सी दुकान है फोटोग्राफी की, तो मैं वहां पर फोटोग्राफी काम करता हूँ। तो बोली कि दिल्ली में कहाँ आकर रहते हो? तो हमने कहा दिल्ली में हम लक्ष्मी नगर। तो कह रहे वहीं तो हमारे हस्बैंड भी रहते हैं, शकरपुर में। तो हमने कहा उनका एड्रेस देना, मैं उनसे मिलूंगा। तो बोलने लगी उनसे मिलने कोई फायदा नहीं, उनसे मिलने कोई फायदा नहीं, क्या करोगे उनसे मिलकर? ऐसे इंसानों से मिलने से क्या फायदा? तो हमने कहा ऐसी क्या बात हो गई भाई? वो बोली कि आज 27 साल हो गए हैं, हम दोनों की बोलचाल नहीं, ना हमको एक पैसा मिलता है, ना वो हमें चाहते हैं, ना हमारे सास ससुर हमको चाहते हैं। और मैं अपने दम पर वहां ससुराल में टिकी हूँ कि बाप इस तरह है, मैं भी इस तरह निकल गई तो इन दो बच्चों का क्या होगा, इनकी जिंदगी खराब होगा जाएगी। तो इन दोनों बच्चों के लिए हम अपनी जिंदगी खपा देंगे, बच्चों को तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर हमने भी उन्हीं की तरह करने लगी तो इन बच्चों के लिए समझो बाप भी मर गया और माँ भी मर गई। उसकी बात में एक दर्द था। धीरे 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 सफर करता रहा। मैंने बोला सरिता एक बार आप हमें उनका पता दे दो, क्योंकि लक्ष्मी नगर और शकरपुर के बीच में एक विकास मार्ग रोड ही है। रोड की तरफ लक्ष्मी नगर, इस तरफ शकरपुर, चाहे जितना बड़ा एरिया होगा हम मिल लेंगे एक बार। तो बहुत कहने के बावजूद सरिता ने शकरपुर का पता दिया, और वो जो पता सरिता ने दिया वो हमारे दोस्त के मकान का था। दोस्त के मकान का पता था वो मैंने नोट करके अपनी जेब में रखा, और हमने कहा सरिता एक बार मैं तुम्हारे आदमी से मिलूंगा जरूर। तो सरिता कहने लगी मिलने कोई फायदा नहीं है, हमें मत बताना कि हमारा पता जो है सरिता से मिला है। हमने कहा ठीक है, तुम्हारा जिक्र नहीं करेंगे हम। ढेर सारी बातें हुई। मैं वही पीछे लौट करके वही सोचता रहा, उससे बात भी करता रहा, लेकिन पीछे वही घूमता रहा। मैं उन्नाव गया, वहां अपने बुआ से मिल करके अपने घर आया। मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी, मैं दिल्ली गया। तो हमने कहा कि क्यों ना हम 2 दिन और छुट्टी कर लेते हैं यहाँ दिल्ली में ही, 2 दिन के बाद जाएंगे ड्यूटी पर, और आज हम सरिता के आदमी से मिल ही लेते हैं। तो जब हम वही 10-10:30 बजे के आसपास, संडे का दिन था, तो जब हम शकरपुर पहुंचे तो देखते ही रमेश चिल्लाए, अरे राम बहादुर भैया, अरे राम बहादुर भैया कहाँ रहे भाई, इतने दिनों बाद आए। तो हमने कहा रमेश भैया क्या करें अब यार, वो कुछ काम ही ऐसा, ड्यूटी ऐसी है कि नौकरी करके तो आदमी फंस जाता है, और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होती तो परिवार में गुजर जाता, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और तुम्हारी छुट्टी संडे को होती है, हमारी छुट्टी होती शुक्रवार को, तो शुक्रवार संडे कहाँ मेल। अच्छा फिर आपके घर में आऊं, जब आप ना हो तो फिर आने कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाई आपके घर में पर्दा वाली प्रथा ज्यादा है, तो इसलिए हम आना अच्छा नहीं समझते हैं।
लेकिन आज हमने सोचा संडे है तो आज हम रमेश भैया से मिलके ही आएंगे। सरिता के आदमी की छुट्टी थी, वो भी वहीं पर था। तो मैंने रमेश से बताया, अलग ले जाकर के हमने कहा भाई आप हमारी अगर हेल्प कर सको तो एक हेल्प करो। तो वो बोले बताओ। तो हमने कहा यार तुम्हारे यहाँ कोई मोहन नाम का किराएदार है? तो कहने लगे हाँ वो मेरे यहाँ से कम 15-16 साल से वो रह रहा है और लड़का बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है तो वो अपना परिवार भी तो लाया होगा कभी न कभी। कहते परिवार? वो कहता मेरे परिवार है ही नहीं, मम्मी पापा हैं और बस और कोई है नहीं। तो मम्मी पापा गांव में हैं, हम यहाँ ड्यूटी करते हैं और यहीं से पैसे भेजते रहते हैं, वहां उनका गुजारा होता रहता है। हमने कहा वो ये तो बहुत शातिर किराएदार तुम्हारा है। तो रमेश कहने लगे क्या हुआ? हमने कहा भैया मैंने पूरी उनको कहानी बताई, जैसे जैसे स्कूल से पढ़ते थे और यानी शुरू से आखिरी थे A to Z सारी कहानी सुनाई। स्टेशन पर हमारी मुलाकात हुई थी, ऐसी सी बात हुई थी, वो ऐसी कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, सब मैंने रमेश से बताया। उसका जो मोहन का किराया था वो 6 महीने से वो किराया नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो उसका काम चल नहीं रहा था। तो रमेश ने मोहन को बुलाया कि मोहन भैया नीचे आना नीचे आना। मोहन आए, मोहन ने मुझसे नमस्ते किया, मैंने नमस्ते किया। तो रमेश ने मोहन से बोला इनको पहचाने? ये तुम्हारे वहीं के हैं? कहते मैंने इनको तो कभी देखा ही नहीं। तो बोले कि ये बाराबंकी के रहने वाले हैं और ये ठाकुर साहब हैं और ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। ये जब से गांव से दिल्ली आए हैं तो हमारी दोस्ती केवल इन्हीं से हुई, आज तक हमारा कोई दूसरा दोस्त नहीं बना। ना हम इनसे कुछ छुपाते हैं और ना ये हमसे कुछ छुपाते हैं। और तुम्हें आज 15-16 साल हो गए हमारे यहाँ रहते हुए और तुम मुझसे सारी बातें छुपाते रहे। मतलब तुम 15-16 साल से रह करके, कोई तोता पालता है जो हफ्ता 10 दिन में वो उससे प्यार करने लगता है, 15-16 साल से हमारे यहाँ रह रहे हो और हम ही से तुम छुपा रहे हो हरी बात सारी बात। तो मोहन कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है। रमेश ने कहा चुप रहो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई तुम्हारे? तुम्हारे 2 बच्चे नहीं हैं? यहाँ बोल रहे कि हमारी शादी नहीं हुई, शादी हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। फिर मैंने शुरू किया, हमने कहा मोहन भैया ये जिंदगी बहुत कीमती है। आज समझ लो कि 26-27 साल हो गए, तुम मियाँ बीवी में बोलचाल नहीं है, तुम्हारे 2 बच्चों का बोझ उठ हो रही है, खुद गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, पैसा तुम्हें घर में देते नहीं, जो कुछ देते हो अपने माँ बाप के खाते में डाल देते हो, वो खर्च करते हैं। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी औरत को फूटी आंख नहीं देखते हैं। मैंने कहा तो सरिता पागल है, तुम्हारे बच्चों को ढो रही है। उसकी जगह मैं होता उन बच्चों को काट कर बेच देता बाजार में। लेकिन तुम इतने यार निकम्मे निकल गए जिसकी कोई वो ही नहीं है। अरे हर चीज की एक सब्र होती है, वो इसी उम्मीद पर तुम्हारे यहाँ टिकी रहे कि एक न एक दिन हमारा आदमी सुधर जाएगा, एक न एक दिन हमारा आदमी सुधर जाएगा। लेकिन तुम तो महा बेशरम हो, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। उसका क्या कसूर है भाई, उसका क्या कसूर है? तो उसने बोला वो शादी में विवाद हो गया था। तो हमने कहा शादी में विवाद हो गया था, फिर 2 बच्चे क्यों पैदा किए? क्यों पैदा किए भाई 2 बच्चे? भाई विवाद लेकर के उसी समय उसको छोड़ देते, उसकी जिंदगी तो तबाह नहीं होती।
आज वो भी तकरीबन 60-62 साल की होने जा रही, तुम भी 60-62 साल के बुढ़े हो गए हो, हैं? हमारी लमसम उम्र के हो। अब तुम्हें शोभा देता है यार, खुद सोचो, हैं? जिंदगी 4 दिन की है, आराम से जियो और दूसरों को भी जीने दो। तुम्हारी तो जिंदगी झंड ही झंड है, तुम्हारे बच्चों के पीछे वो भी अपनी जिंदगी झंड कर रही है, हैं? एक लड़का तुम्हारा शादी करने वाला हो गया है, तो कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म करो। फिर मोहन रोने लगा, कह रहे कि हमारे अम्मा बाबू नहीं मानते हैं। तो हमने कहा अम्मा बाबू शादी करके लाए थे, अम्मा बाबू के साथ शादी हुई थी कि तुम्हारे साथ शादी हुई थी? हमने कहा मोहन भैया, ये जिंदगी थोड़े दिन की बची है, चाहे तुम्हारी हो, चाहे हमारी हो, चाहे जिसकी हो, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, जिस दिन फूट जाओगे, जब तक पानी के ऊपर तैर रहे हो, इस जमीन पर जब तक चल रहे हो, बुलबुले की तरह फूट जाओगे। वो बोलने लगे कि हम जाकर के माफी मांगेंगे और पुरानी गलतियों को हम भुला देंगे। वो बोले रमेश कि यार, रमेश ने बहुत समझाया। फिर मोहन ने कहा कि भैया काम हमारा धंधा वैसे मंदा चल रहा है, देखो 6 महीने से आपको हम किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, हम आज ही गांव जाएंगे, आज ही गांव जाएंगे, कल हम पहुंच जाएंगे, एक दिन रुकेंगे, अगले दिन हम अपने सरिता को लेकर के आपके घर आएंगे। समझा बुझा करके हम चले आए अपने घर। मोहन भी शाम की गाड़ी से लखनऊ मेल से बैठा और लखनऊ आया। लखनऊ से फिर बस पकड़ करके वापस उन्नाव गया, क्योंकि ट्रेन में टिकट मिल नहीं रहा था। लखनऊ आया, लखनऊ से वापस उन्नाव गया। एक दिन रुकने के बाद वो सरिता को लेकर के शकरपुर पहुंचा, दिल्ली। सरिता ने हमारा फोन नंबर मांगा था, मैंने सरिता को फोन नंबर दे दिया था। जब वो शकरपुर पहुंचे, तो जब अगला संडे आया, तो सरिता का मेरे पास फोन आया कि राम बहादुर सिंह कहाँ हो? तो हमने कहा हम ड्यूटी जाने की तैयारी में हैं। तो बोले आज छुट्टी कर लो। हमने कहा आज क्यों छुट्टी कर ले भाई, अब हम वहाँ उन्नाव थोड़ा आ पाएंगे, हम दिल्ली में बैठे हैं, तो उन्नाव से कह रहे हो छुट्टी कर लो, छुट्टी कर लो। तो वो बोलने लगे कि हम उन्नाव में नहीं, हम शकरपुर में आ गए हैं। हम शकरपुर में आ गए हैं, आप हमारे कमरे पर आइए। तो हमने भाई भाई छुट्टी करी। छुट्टी करने के बाद में तैयार होकर के भाई हम मोहन के घर पहुंच गए, रमेश दोस्त के यहाँ। वहां पर जब हम पहुंच गए, तो मोहन जो है दूसरी मंजिल पर कमरा ले रखा था, और रमेश किसी काम से बाहर गए थे दिल्ली में ही, लेकिन किसी काम से बाजार मार्केट वगैरह गए रहे होंगे। तो मैं सीधा मोहन के कमरे में चला गया वहां पर। तो मोहन ने कहा कि आओ भैया, आओ भैया। सरिता आई भैया, लिपट कर रोने लगी। हमने कहा सरिता ये क्या बात भाई, रो मत, रो मत। मैंने उसको शांत कराया। सरिता ने बोला कि राम बहादुर जी, आपकी वजह से 27-28 साल से वीरान वन पुनः हरा हो गया। एक एक पौधा जीवित हो गया है। जो कभी जिंदगी जंगल थी, वो मंगल हो गई है। मोहन भी कहने लगा राम बहादुर भैया, दोबारा ऐसी गलती हम किसी भी जन्म में नहीं करेंगे, और इस जन्म में तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, सारी जवानी मैंने खपा दी। वो तो जल्दबाजी में 2 बच्चे हो गए, अन्यथा हम पत्नी का सुख नहीं जानते।
हमने कहा कि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, दोबारा ऐसा ना हो। आप महीने 2 महीने इस सरिता को रखना, उसके बाद में फिर गांव छोड़ाना, वहां पर महीने 2 महीने रहे फिर ले आओ, क्योंकि अम्मा बाबू का भी ध्यान रखना है। तो वो बोले कि अपनी बहन को छोड़ करके आए हैं, बहन बनाएगी खिलाएगी, जब ये जाएंगी तो बहन चली जाएगी। हमने कहा ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा किया करो, माँ बाप का भी सम्मान करो, लेकिन जिसको तुम 7 फेरे लेकर के आए हो और पवित्र 7 बंधनों में बंधे हो, उसका भी तो सम्मान करो कम से कम। तो सरिता ने हाथ जोड़कर बोला कि हमारा घर आपने बसा दिया, और मैं तो कहता हूँ कि वो जो गाड़ी ट्रेन लेट हो गई थी ना दरियाबाद में, वो लेट होना हमारे लिए शुभ हो गया। ना गाड़ी ट्रेन, वो ट्रेन लेट होती, ना आप हमारे पास बैठते, ना बातचीत चलती, ना एक दूसरे का पता लगता, क्योंकि हम भी नहीं पहचान पाती। तो चेहरा तुम्हारा भी बदल गया, हमारा भी बदल गया, हम भी 58-60 के हो गए, तुम भी यही लमसम में हो गए। तो हमारे लिए तो भैया वो गाड़ी का लेट होना शुभ साबित हुआ। तो हमने कहा खुश रहो, मस्त रहो। तो वो बोली कि राम बहादुर भैया, इस बार जब कभी आप गांव की तरफ रवाना होना तो हमारे उन्नाव आना, या जब कभी बुआ के यहाँ आना तब हमारे यहाँ आना। तो हमने कहा हम तुम्हारे यहाँ बाद में आएंगे, पहले आप हमारे यहाँ आना, क्योंकि हमारे यहाँ जो आम का सीजन आ गया है। अब जो है हम यहाँ, आप समझ लो कि 1 महीना ड्यूटी करेंगे भी, उसके बाद फिर 1 महीना के लिए हम गाँव जाते हैं। हर आम के सीजन में 1 महीने के लिए गाँव जाते हैं। तो हम गाँव जाएंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आम खाने की दावत मैं आप दोनों को देता हूँ। मोहन आप भी आइए और सरिता को भी साथ में लाइए, और हमारे यहाँ से अपने अम्मा बाबू के लिए आम भी ले जाना। 50 किलो आम मैं आपको दूंगा क्योंकि हमारे यहाँ भाई आम की भरमार है। वो दोनों हंसी खुशी से रहने लगे, हम भी अपने घर चले आए। तो बातचीत से बहुत कुछ हल हो सकता है, अगर समझाने वाला ढंग से समझाए तो कोई ऐसा नहीं कि देखो पागल से पागल भी सुधर जाते हैं। जो आज तक पागल था वो कल ठीक हो जाता है। समझाने की बात है, समझाओ, उसके दिमाग में बैठ जाएगा तो वो खुद समझता है कि भाई इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी। और कुछ ये होता है, गलती करने के बाद में आदमी अहंकार में रहता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, वो नहीं झुकता है तो हम क्यों झुकें। तो समझाने से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल है मेरा संसार, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि हमारी कहानी आपको कैसी लगती है, मैं तो बक 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 करे जा रहा हूँ। अब हमारी बात आपको अच्छी लगती भी है कि नहीं भी लगती, हमको कैसे पता लगेगा? हमारी बोल भाषा मीठी है, कड़वी है, हमको क्या पता लगेगा जब तक आप नहीं बताओगे? क्योंकि श्रोता ही होता है आईना, वक्ता का आईना श्रोता होता है, वही बताता है कि तुम अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो। तो हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे वीडियो को आप देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कमेंट जरूर करना। राम राम।